नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और जो आपने अभी अभी थंबनेल पढ़ा वो एकदम सही है। क्या ये सरकार चल पाएगी? एनडीए की जो सरकार बनी है ये एक मिली जुली सरकार है। देखिए, ये एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आई हुई सरकार नहीं है। और क्यों इस सरकार को लेकर के बहुत लंबा समय नहीं कहा जा सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की छवि बीजेपी की रही है, एक स्ट्रांग डिसीजन लेने वाली पार्टी की छवि रही है, और जब तक कोई भी पार्टी जब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हो तब तक तो वो स्ट्रांग डिसीजन ले लेती है, लेकिन जब वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं होती है, समस्या तब आनी शुरू होती है। हम इस पूरी चर्चा पे चलें इसके पहले मैं चाहता हूं एक बार हम आपको पूरे इलेक्शन का हिसाब किताब दिखा दें। पूरे इलेक्शंस भारत में जो हुए हैं एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शंस जो है 19 अप्रैल से शुरू हुए थे, कुल मिला के 7 चरणों में हुए हैं। चरण का मतलब यह होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग समय पर इलेक्शन होते हैं। जैसे फेज 1 की बात करें तो 21 राज्यों में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये यहां पर 21 राज्यों की 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है जिस हर एक क्षेत्र, पूरा देश जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ मान लीजिए 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, तो वहां से 2 एमपी निकल करके जाएंगे, इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से ये आप देखिए 7 चरणों में, अलग अलग चरणों में पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है और वहां पर मतदान जो है वो संपन्न कराए गए। फाइनली यहां पर 4 जून को रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिला ये। और वो रिजल्ट था कौन सा? वो रिजल्ट था कि एक भी पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं पाई। और एक और मजेदार बात यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि हमें तारीफ करनी चाहिए, हमें दाद देनी चाहिए कि इतनी भीषण गर्मी में भी उन्होंने, उनकी कैंपेन्स ने, उनकी अपील्स ने, उनकी एप्लीकेशंस जो उन्होंने लोगों के लिए लॉन्च करी, जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च करे, इस बार घर पे जाकर के तक वोट लिए गए हैं। जो एल्डरली लोग थे या जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग उनके घर जाकर के उनका वोट लिया है। तो इस सब की अच्छी बात यह है कि 68% मतदान हुआ है इस बार। जो आप अक्सर सुन रहे थे पेपर में कि मतदान कम हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए 68% एलिजिबल वोटर्स ने मतदान किया है। यह बहुत अच्छी बात है और यह बड़ा नंबर होता है, अच्छा नंबर है ये 68% मतदान का। अब देखिएगा, तो अब अगर हम बात करें सीट्स का, तो यहां पर 292 सीटें एनडीए ने ली हैं। एनडीए का मतलब समझिएगा क्या होता है। एनडीए इज नॉट इक्वल टू बीजेपी, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। एनडीए इज नॉट इक्वल टू बीजेपी। एनडीए जो है, लोग एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि एनडीए इज इक्वल टू बीजेपी। एक्चुअल में बात यह है एनडीए इज नॉट इक्वल टू बीजेपी। एनडीए में आई हैं 292 सीट, 292 सीट, तो बीजेपी की इसमें 240 सीटें हैं। एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब ये कई पार्टियों का, एग्जैक्टली बताऊं तो 41 पार्टीज, 41 पार्टियों के समूह को हम कहते हैं एनडीए। 41 पार्टियों के समूह को हम एनडीए कहते हैं। तो अभी इन्होंने इसमें 292 सीट टोटल एनडीए ने ली है, जिसमें बीजेपी ने अकेले 240 सीटें ली हैं और बाकी कुछ सीट तेलुगु देशम पार्टी की है, कुछ सीटें जेडीयू की है, नीतीश कुमार के जो हैं, और कुछ सीटें शिवसेना की है, ऐसे ऐसे करके हैं। वेराज अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो इनकी 99 सीट्स है कांग्रेस की। बीजे अगर मैं सिंगल पार्टी वाइज बात करूं तो जो 2 बड़ी पार्टीज हैं हमारे वहां पर, 240 सीटें बीजेपी की है और 99 सीट जो है ये कांग्रेस ने जीती हैं। और अगर इनके पूरे अलायंस की बात करूं तो जैसे अगर मैं एनडीए एक अलायंस है तो अलायंस की बात करूं तो जैसे इन्होंने 292 सीट जीती हैं, उसी प्रकार से इन्होंने 240 सीटें जीती हैं इंडिया ने। माने दोनों अलायंस की बात करेंगे तो 292 और 240, इंडिविजुअल बात करेंगे इन साहब की और इन साहब की, तो यहां पर आते हैं 240 सीट्स और 99 सीट्स। ये आ गया इलेक्शन की पूरी कहानियां, ठीक है। अच्छा, अभी देखिएगा यहां पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये खैर एक पूरा सीट्स का एक बाइफर्केशन है, किस पार्टी ने कितनी जीती हुई है, ये एक कंप्लीट बाइफर्केशन दिख रहा है। बीजेपी का वोट शेयर अगर आप देखेंगे देश में, तो बीजेपी को 36.56% का वोट शेयर मिला है पूरे भारत से। ये बीजेपी का वोट शेयर हुआ है। फिर अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर देखेंगे तो 21% पार्टीज ने, 21% भारतीयों ने चुना है कांग्रेस को, 36.5% भारतीयों ने बीजेपी को चुना है और 21.19% भारतीयों ने कांग्रेस को चुना है। इसके बाद अगर हम बात करें जेडीयू को किसने,
1% भारतीयों ने जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जेडीयू को 1.25% लोगों ने चुना है। तो ये ऐसे करके अलग अलग आपको दिख रहा है, अलग अलग लोग दिख रहे हैं जैसे जिनको चुना गया है। अच्छा, और आगे आते हैं। मेन आप ये देखिए, जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, तो 240 में ये आ गए। फिर इसके नीचे इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37 सीट्स चुनी गई है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की 29 सीट्स हो गई, ये डीएमके हो गई 22 सीट, साउथ की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, ये टीडीपी जो है ये आंध्र प्रदेश की है, ये 16 सीटें, जेडीयू नीतीश कुमार जी की 12 सीटें, 1% वोट शेयर है इनके पास, शिवसेना के पास में 9 सीटें आ गई हैं, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की ये 8 सीटों के साथ में है। तो ये टोटल इलेक्शन का एक हमने ओवरव्यू देख लिया क्या हुआ। अब बात आती है, देखिए 5 जून को एक मीटिंग होती है, और यहां पर 21 बड़े नेता जो हैं, 21 बड़े नेता जो हैं, ये चिराग पासवान है, ये आजकल इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, ये हालांकि काफी पसंद किए जा रहे हैं, युवाओं में काफी जोश है इनको, इनके लुक्स को लेकर के, ये एक एक्टर भी हैं, तो युवाओं में और यूथ में काफी जोश है, प्लस इनके काम को लेकर के भी ये काफी, इनसे बहुत उम्मीदें हैं इस बात, चिराग पासवान जी से। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपके शिवसेना के हो गए, ये आपके नीतीश कुमार जी हो गए, ये आपके तेलुगु देशम पार्टी के हो गए चंद्रबाबू नायडू, तो ये सारे लोगों ने, 21 लोगों ने, एनडीए ने, यानी कि मोटा मोटा एनडीए ने यूनानिमसली 5 जून को एक मीटिंग होती है, और वो कहते हैं कि भाई पहले अटकलें लगाई जा रही थी, पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि देखिए, क्योंकि बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन इनके पास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, और मेजॉरिटी डिपेंड करती है 2 लोगों के ऊपर, इनके और इनके ऊपर। अगर ये दोनों लोग अपनी अपनी सीट हटा लेते तो बीजेपी शायद 272 का मार्क नहीं छू पाती। तो लोगों का कहना था शायद ये दोनों आपस में बार्गेन करें कि नीतीश कुमार जी कहें, नीतीश कुमार जी को हमेशा से प्राइम मिनिस्टर बनने का मन रहा है, हमेशा से इनको प्राइम मिनिस्टर, ये कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं, तो इनका कहना था, लोगों का मानना था कि शायद सीटों का यहां दिया जाए कि भाई हम सपोर्ट तभी देंगे जब हमें प्रधानमंत्री बनाओ या डिप्टी प्रधानमंत्री बनाओ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 5 जून को इन अटकलों पे जो है ये विराम लगा दिया गया, क्योंकि 5 जून को सभी एनडीए के जो मेन 21 नेता थे उन्होंने यूनानिमसली बोला कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब 9 जून को मोदी जी ने शपथ भी ले ली। अब जब शपथ ले ली, अब देखिए अब कहानी शुरू होती है कि ये 60 गांठ की जो सरकार है ये कितना आगे जा पाएगी, कितना नहीं जा पाएगी। देखिए सबसे पहला चैलेंज समझिए, यहां पर हम आपको कुछ 3-4 कारण गिनाएंगे जिसके कारण ये मुश्किल लगता है सरकार का आगे तक जा पाना। समझिएगा, देखिए सबसे पहली बात आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड। ये स्पेशल कैटेगरी, आप ये बात तो समझ गए हैं कि यहां जो सबसे ज्यादा जो राज्य महत्वपूर्ण है ये है आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टी जो है यहां से जीती है, चंद्रबाबू नायडू यहां से इस पार्टी के हेड है, चीफ है, और दूसरा है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की। तो बिहार हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। अच्छा, बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करते हैं, जिसको कि बीजेपी हमेशा से, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो एनडीए हमेशा से मना करते हुए आया है। वो कहते हैं कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए, बिहार के लिए भी हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए और आंध्र प्रदेश के लिए भी हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। अब सुनिएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर आज की बात करें, आपके मन में प्रश्न आएगा कि यह है क्या भला आखिरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। देखिए, अगर किसी भी राज्य में, ये इतने राज्य हैं, 11 राज्य हैं भारत में जिनके पास अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य ये हो गए, 9, 10 और 11। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यानी आप कह लें 10 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है तो जैसे आमतौर पर अगर मान लीजिए कि जो करों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो केंद्र और राज्य के बीच में अगर आमतौर पर जो है 60-40 का चलता है, मोटा मोटा, कि 60% जो है मान लीजिए ये जो है ये राज्य को दे दिया, 40% केंद्र ने अपने पास रखा। ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर चलता है। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं तो आपको 90:10 का रेशियो, और कभी कभी तो 95:5 का रेशियो, मतलब 90% पैसा जो है ये स्टेट को गया और 5% पैसा जो है ये सेंट्रल के पास में बचता है। माने केंद्र सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ता है उस राज्य को। तो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही इस बात को मांग रहे हैं। पास प्रश्न ये आता है क्यों मांग रहे हैं। आपके मन में एक बात आएगी, ठीक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो हो गया, लेकिन आखिरकार ऐसा मतलब क्या है? ऐसे तो हर राज्य मांगना शुरू कर दे तो ऐसे तो फिर जो केंद्र सरकार है वो कंगाल हो जाएगी। इसका पर्पस क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, बिहार का कहना है, बिहार का, आप अगर थोड़ी बिहार की बात देखें तो बिहार की जो पर कैपिटा, जो स्टेट की नेट पर कैपिटा इनकम जो बिहार की आती है वो 30,000 रुपए आती है, 31,000 रुपए आती है इसकी। एक आपको लग रहा होगा ये कम है या ज्यादा है, तो इसका पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए हम आपको कुछ डेटा बताते हैं। सिक्किम की जो
ये पर कैपिटा इनकम आती है, जो स्टेट की पर कैपिटा इनकम आती है, सिक्किम की 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है, बिहार की 31,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। अगर मैं बात करूं असम की बात करूं तो यहां पर भी 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। तो बिहार की 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, 30,000 31,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की भी 75,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। 75 से अब तो जब से योगी जी आए हैं तब तो और बढ़ गई है ये, क्योंकि स्टेट की निकालने का तरीका सिंपल है, स्टेट की जीडीपी डिवाइड बाय स्टेट की पॉपुलेशन। तो इस यूपी की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, इस कारण से यूपी का जो रहता है, ये यूपी का रहता है लगभग 81 से लेके 85,000 रुपीस के बीच में। तो आप देख रहे होंगे फिर भी इनकी 3 गुना कम है। तो ये कहते हैं साहब हम इतने ज्यादा, हम 31,000 के साथ में हम नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा, एनएसडीपी जो है हमारा, ये सबसे कम है, इसलिए वन ऑफ द लोएस्ट में हम आते हैं। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें सारे डायमेंशन देखे जाते हैं, आप खाना कैसा खा पाते हैं, न्यूट्रिशन कैसा ले पाते हैं, हेल्थ केयर कैसा अफोर्ड कर पाते हैं, कैसे घर में रह पाते हैं, इसमें भी बिहार सबसे नीचे आया है। यानी ये कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हमको ये स्टेटस मिलना चाहिए। फिर बात आती है आंध्र प्रदेश, चलो इनका समझ में आता है आंध्र प्रदेश लेकिन क्यों मांग रहा है। आंध्र प्रदेश इसलिए मांग रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश का कहना है कि देखिए साहब ऐसा है, 2014 में हमारा विभाजन हुआ था, तो जो कमाऊ पूत था तेलंगाना, हैदराबाद में सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, तो वो तो चला गया, हैदराबाद जो था वो तो चला गया तेलंगाना के पास में। तो तेलंगाना से जितना भी पैसा हमको अभी तक आता था, वो पैसा अब हमारे पास नहीं आ पाएगा, अब हमें बिना उस पैसे के डील करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत समस्या की बात है ये। दूसरा, उनको कहने का, उनको मानने का, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगने का उनका एक चीज है, उनका ये कहना है कि देखिए साहब, जब मनमोहन सिंह साहब हुआ करते थे तो उन्होंने एक बार बोला था कि हम आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में सोच सकते हैं। तो वो उसी बात को पकड़े हुए हैं भी आंध्र प्रदेश वाले। उनका कहना है कि भाई उन्होंने बोला था ना, तो फिर अब हमको चाहिए। तो अभी तक क्या था, एनडीए क्योंकि अभी तक मेजॉरिटी में थी, तो वो इस बात को मना करती रहती थी, लेकिन मानती नहीं थी, टरकाती रहती थी। लेकिन अब जो 2 लोग मांग रहे थे, उन्हीं का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया है उसको। अब जब सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनका मिल गया है, तो फिर अब उनके लिए समस्या यह है कि वो कैसे इस बात को नकारेंगे। और अब प्रॉब्लम यह है, आपके मन में एक बात आएगा, तो फिर फर्क क्या पड़ता है, क्यों ना दे ही दिया जाए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जैसे ही इनको मिलेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो बीजेपी के जो अपने राज्य हैं, वो इस बात से नाखुश हो जाएंगे कि भाई दूसरी पार्टी के राज्यों को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल रहा है, तो फिर हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऐसा नहीं किसी को भी दे दिया जाता है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपके वहां पहाड़ी टेरेन होना चाहिए, या फिर आपके वहां इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, इसके 5-6 तरीके होते हैं इसके, वो चीजें फुलफिल होनी चाहिए। तो अब डर ये है कि अगर इनको दे दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो फिर बीजेपी के अपने राज्य जो हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की अपनी सरकारें हैं, वो सब भी मांगना शुरू कर देंगे इस चीज के लिए। इस कारण से ये एक बहुत बड़ा जी का जंजाल बनेगा अभी आगे चल के ये मुद्दा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला। आइए और आगे आते हैं, अग्निवीर स्कीम की बात करते हैं। देखिए अग्निवीर स्कीम एक और समस्या बनी हुई है। एनडीए ने जिस एनडीए के पिछले कार्यकाल में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, तो अग्निवीर स्कीम लाई गई। उस अग्निवीर स्कीम से बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिहार के बच्चों को। अग्निवीर स्कीम के तहत पहले क्या होता था, जैसे अब अगर आपको आर्मी में सोल्जर बनना है तो आप परमानेंटली आप वहां पर ज्वाइन कर सकते थे। अब क्या है, सिर्फ 4 ही साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। 4 साल बाद सिर्फ 25% जो सबसे टॉप लोग परफॉर्मर्स होंगे उनको परमानेंट में ऑनबोर्ड करा जाएगा, बाकी 75% को हटा दिया जाएगा उससे। तो इससे क्या हुआ, लोगों में बेरोजगारी आएगी, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी है कहां, बिहार में, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो इसीलिए बिहार इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं था। और इनके एक स्पोक्स पर्सन है केसी त्यागी जेडीयू के, तो जेडीयू के केसी त्यागी हमेशा से ये कहते रहे कि भाई वो हमेशा से एनडीए को बोलते रहे इसको रिव्यू करिए, हटाइए हटाइए हटाइए, जबकि बीजेपी इसके बहुत ही सपोर्ट में रहती है कि अग्निवीर स्कीम बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हमको सोल्जर्स के पेंशन में और इन सारी स्कीम में देना पड़ता है, जिससे सारे कॉफर्स खाली हो जाते हैं, जिसमें हम अगर वो पैसा हम कंट्री के डेवलपमेंट में लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, रादर हम पेंशन में ना लगाएं। तो बीजेपी का ये कहना होता है, और अब उनको सपोर्ट उसी पार्टी से लेना पड़ रहा है जो पार्टी अग्निवीर के लिए मना करती है। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा बीजेपी के लिए आगे, जैसे जैसे ये सरकार चलेगी, कि दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा कि अब ये कैसे ये सरकार को आगे चलाते हैं। तीसरी बात पे आइएगा, मैंने बोला था मैं आपको कई रीजन बताऊंगा। यूसीसी की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बीजेपी तो कहती है ये आना चाहिए, जिसमें जेडीयू भी कहता है हां आना चाहिए। जेडीयू कहता है हां आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, नीतीश कुमार जी का भी यही कहना है। बस नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जितने भी पार्टीज हैं, इवन अपोजिशन पार्टीज भी जो हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए और उनका भी मत लेना चाहिए इसके पहले, जो कि एक ठीक बात है, डेमोक्रेसी में सबका मत लेना चाहिए।
लेकिन टीडीपी इसके ऊपर एकदम शांत बैठी हुई है। माने आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने ना इसका खंडन किया है ना सपोर्ट किया है। अब उनके कार्ड्स क्या होंगे ये अननोन है, ये आगे जाके समस्या पता चलेगी। तो ये एक समस्या आगे जाके बनेगी। यूसीसी भी सिमिलरली, सीए और एनआरसी भी सिमिलरली क्या होगा, अच्छा सीए एनआरसी भी आगे जाके दिक्कत देंगे। फिर देखिए आखिरी रीजन आता है ये वाला, ये सबसे तगड़ा रीजन आता है नेशनल कास्ट सेंसस का रीजन। कास्ट सेंसस क्या होता है पहले हम आपको यह समझाते हैं। जब आप कास्ट सेंसस लगाते हो किसी राज्य में, अभी रिसेंटली बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस करवाया था अभी बिहार में। तो अभी कास्ट सेंसस से होता क्या है, आपको पता चल जाएगा आपके वहां पर कितने अहिर हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने मान लीजिए एससी एसटी कम्युनिटी है, कितने लोग हैं, अगर जितने भी कौन कितने यादव हैं, कितने ठाकुर हैं। आपको एग्जैक्टली ये भी पता चल जाए किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठाकुर ज्यादा रह रहे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव ज्यादा रह रहे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके क्षत्रिय ज्यादा रह रहे हैं, कहां ब्राह्मण ज्यादा रह रहे हैं। आप वहां पर मेरिट के हिसाब से आपको फील्ड करने की जरूरत नहीं है कैंडिडेट। आप अहिर वाले में अहिर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप क्षत्रिय में क्षत्रिय कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ब्राह्मण में ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करेंगे। माने कैंडिडेट, क्योंकि सबको पता है भारत में वोट जो है वो जाति के आधार पर डाले जाते हैं, और जाति के आधार पर जब वोट डाले जाएंगे तो पॉलिटिक्स का बंटाधार हो जाएगा। और ये बिहार में जेडीयू इस चीज के लिए बहुत ही स्ट्रांगली कहती है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। उन्होंने बिहार में करा भी दिया, अब वो इसी कास्ट सेंसस को इंडिया में लागू करने की बात करेंगे। और ये बीजेपी इसके अगेंस्ट है कि कास्ट सेंसस अब नहीं कराएंगे। तो ये सारे समीकरण बैठ करके बड़ी समस्या हो जाएगी कि कैसे ये सरकार चल पाएगी आगे तक की, ये एक देखने वाली स्थिति होगी। अभी तो मंत्रालय बंटना बाकी है, जब मंत्रालय बटेंगे तो पता चलेगा कि असल मंत्रालय के बाद कुछ खींचातानी चल रही है। खींचातानी तो शुरू होती है मंत्रालय के बाद में। अब देखिएगा किसको मंत्रालय दिया जाता है, क्या होता है। चंद्रबाबू नायडू अपने लिए चाहते हैं कि उनको लोकसभा स्पीकर बनाया जाए। अब ये सब चीजें क्या होती हैं ये समय के संग पता चलेगा। लेकिन ये बात है तय कि इन सारी प्रॉब्लम्स से निकलना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा कि सरकार जो है मैक्सिमम 1.5-2 साल ही चल पाएगी, वरना समस्या और धीमे धीमे समस्या आनी शुरू हो जाएगी। इनको बहुत स्मार्टली ये सारे डेडलॉक्स को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा हो सकता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं हुई और सरकारों ने अपना अगर सपोर्ट खींच लिया तो हो सकता है दोबारा इलेक्शंस हो जाए फिर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सब अच्छे से आपको एक एक रीजन समझ आया होगा कि क्या कहानियां हैं। अच्छा लगा हो तो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।